गुड इवनिंग सर। तो हम पढ़ रहे हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इसके पहले भी हम हमारे 2 क्लासेस कर चुके हैं। I'll share the screen also with you. Where is that option? हाँ, तो उसमें हमने पहले 2 क्लासेस में क्या देखा? हमने सबसे पहले क्लासेस में फ्रेडरिक सोरियू नाम के जो आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, हमने देखा कि उन्होंने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें से एक पेंटिंग तो सीरीज की 4 पेंटिंग्स की सीरीज की पहली पेंटिंग हमने देखी, जिसमें हमको ये पता चला कि फ्रेडरिक सोरू जो कि अपने समय के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने समय के लोगों की माइंडसेट बता रहे हैं कि लोग चाहते थे कि वो अपने जैसे लोगों के साथ रहे। मतलब अगर एक व्यक्ति फ्रेंच बोलने वाला है, वो फ्रेंच बोलने वाला व्यक्ति चाहता था कि मैं सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले लोगों के साथ ही रहूं, और मेरा राजा भी एक फ्रेंच स्पीकर हो। वो जर्मन्स के साथ नहीं रहना चाहता था, और जर्मन स्पीकर्स सिर्फ जर्मन स्पीकर्स के साथ ही रहना चाहते थे। वो फ्रेंच या स्पेनिश या डच या पोर्तुगीज या रशियन, इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे। हर भाषा के लोग अपनी भाषा के लोगों के साथ रहना चाहते थे, और अपने ही भाषा का राजा उन्हें चाहिए था। तो एक तरह से नेशन स्टेट का कंसेप्ट हमने देखे, ये हमने पहले वीडियो में देखे थे। अगर मिस कर दिया तो आप देख लो, आपको पहला वीडियो भी मिल जाएगा। दूसरे वीडियो में, मतलब दूसरे क्लास में, हमने ये देखे थे कि कैसे फ्रांस में, अगर हम बोले बर्थ ऑफ नेशनलिज्म, द बर्थ ऑफ द आइडिया ऑफ द नेशन स्टेट, ये कहाँ से हुआ? ये फ्रांस से हुआ। फ्रांस में कैसे हुआ? तो हमने मोस्टली रिवाइज किया था 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर को, नेशनलिज्म इन फ्रांस, और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हमने प्रीवियस 9th स्टैंडर्ड से उठाई थी, और इस चैप्टर के समझने के लिए एक बैकग्राउंड बनाया था। और आज हमारा तीसरा क्लास है। आज हम यहाँ पे 2 टॉपिक्स देखेंगे। सबसे पहले, जब आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, ऑफकोर्स फ्रांस से स्टार्ट हुआ, उसके पहले का ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड क्या था। तो सबसे पहले हम यूरोप की ज्योग्राफी देखेंगे। ज्योग्राफी तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, किस तरह की पॉपुलेशन थी, किस तरह के एम्पायर्स थे, किस तरह की इतनी सिटीज थी। अब इतनी सिटी क्या होती है, उसकी भी डेफिनेशन वहीं पे देखेंगे। और बाद में एक मिडिल क्लास, कैसा मिडिल क्लास था एग्जिस्टिंग, और जो न्यू मिडिल क्लास आया, उससे पहले जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये सब चीजें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ, let me switch on the PPT first, then I'll share the screen. Now I can share the screen. I hope my screen is visible to all of you. Please confirm it. Is it visible? यस सर। Okay. अगर हम ये यूरोप के इस मैप को अगर हम देखते हैं, अगर हम इस मैप को देखेंगे, ये बिल्कुल अलग तरीके का मैप है। इस तरह का मैप हमें अभी दिखाई नहीं देता। तो अभी किस तरह का मैप दिखाई देता है हमको, जो तुम लोगों ने इससे पहले भी कई बार देखे हैं। तो एक बार फिर से जस्ट एक कॉमन लुक ले लेते हैं। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ पे गूगल अर्थ ही देखते हैं। प्रेजेंट हम देखेंगे, प्रेजेंट मैप तो यूरोप का कैसे दिखाई दे रहा है। और फिर हम हमारे पीपीटी में देखेंगे कि पहले वो मैप कैसा दिखता था और आज कैसे दिख रहा है। और को तो टाइम लग रहा है लोड होने में।
Yes, Earth is taking time. To save time, let's see map. Map is loaded. Zoom out. Zoom out करेंगे. So this is our country visible. Now we'll go to Europe. This is Europe. थोड़ा zoom करते हैं. यहाँ से लेके फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आयरलैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, ग्रीस, रोमानिया, यूक्रेन, ये सब आज ये यूरोप के अलग अलग कंट्रीज है, नेशन स्टेट है ये. आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा है. एक जर्मनी है. अगर आपका ये पूरा यूरोप है, इतना जो दिखाई दे रहा है ना, वो पूरा यूरोप है. ये आप कंट्रीज आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देंगे यहाँ पे. यू कैन रीड द नेम्स ऑफ दिस कंट्रीज एज वेल. लेकिन आज का मैप ऐसा है. पहले का मैप कैसा था वो हमको यहाँ देखना है. तो ये देखो, पहले का मैप फ्रांस तो खैर अब तक बन चुका था, लेकिन बाकी सारे देश सब के सब यहाँ पे छोटे छोटे कंट्रीज दिखाई दे रहे हैं. कुछ हद तक मिलते जुलते यहाँ तक कि इंग्लैंड तक. इंग्लैंड नाम का एक पूरा कंट्री आज हम इसको समझते हैं. ये स्कॉटलैंड अलग था उस समय. हम इसी चैप्टर में देखेंगे स्कॉटलैंड, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड के डिफरेंसेस. तो आज हमको जो मैप दिखाई देता है उस समय दिखाई नहीं देता था. So if you look at the map of 18th century यूरोप, ये मैंने वही मैप लाने की कोशिश की 18th century यूरोप की. यहाँ पे हमको नेशन स्टेट नहीं दिखाई दे रहा. हार्डली एक फ्रांस दिख रहा है. उसके अलावा इटली में भी ये, अगर ये आज का इटली इतना बड़ा है, पर उस समय इटली नाम का ये पेपल स्टेट्स है, कि नेपल्स है, कि सिसिली है, फ्लोरेंस है, जीनोआ है, वेनिस है, ये सब अलग अलग कंट्रीज थे. ये सब अलग अलग कंट्रीज. तो ये एक नेशन स्टेट कैसे बने? सारे जर्मन बोलने वाले. अगर इतना एरिया देख लिया जाए, यहाँ पे मगियार एंड जर्मन, ये दो भाषाएं बोली जाती थी. लेकिन ऐसे भाषा बोलने वाला कोई देश नहीं है. ये सब चीजें हमको यहाँ पे देखनी है. तो नेशन स्टेट बने कैसे? अगेन ये मैप को भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं. कब का? 1810. 1810 का मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी थी, नेपोलियन पावर में आ चुका था, और नेपोलियन अपने पावर में काफी पीक पे था. 1804 से लेके 1815 तक. 1804 टू जनरली 1815 तक इसको नेपोलियन का पीरियड हम मान सकते हैं. तो ये मतलब नेपोलियन पावर में था फ्रांस में. तो इसमें फ्रेंच एम्पायर, ये फ्रेंच डायरेक्ट फ्रेंच एम्पायर, दूसरे कंट्रीज को जीत के नेपोलियन ने फ्रांस के साथ अटैच कर लिया था. डायरेक्ट गवर्नमेंट चल रही थी यहाँ पे. और ये अलाइड विद नेपोलियन. ये नेपोलियन के फ्रेंड कंट्रीज थे, जिन्होंने नेपोलियन को बोल दिया था कि ओके वी आर फ्रेंड्स, हम आपके साथ रहेंगे. और ये वाली कंट्रीज कंट्रोल्ड बाय नेपोलियन, जिसको नेपोलियन ही कंट्रोल करता था, लेकिन फ्रांस को कनेक्ट नहीं करके रखा था. फ्रांस के रूल्स डायरेक्टली यहाँ नहीं चलते थे. वो तो सिर्फ इतने ये ब्लू कलर के एरिया में चलते थे. लाइट ब्लू में उसका कंट्रोल था. आगे चल के ये एरिया मोस्टली जर्मनी बना. कंट्रीज एट वॉर, ये कंट्रीज थी जो कि नेपोलियन से जुड़े नहीं रहे थे, लड़ रहे थे नेपोलियन से. ये वो कंट्रीज है. आप लोगों को मैप पढ़ना तो अच्छी तरह आता ही है. तो जिन कंट्रीज को आज हम जनरली जानते हैं, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये कंट्रीज काफी लेट बने. पहले ये सब एम्पायर्स थे. यहाँ पे एक राजा, यहाँ पे दूसरा राजा, यहाँ पे तीसरा राजा, कई सारे राजा थे. और राजा की प्रजा कोई एक भाषा वाली प्रजा नहीं थी. एक राजा के कंट्रोल में वो प्रजा थी जो अलग अलग भाषाएं बोलती थी, अलग अलग कल्चर को बिलोंग करती थी. अलग मोस्टली रिलीजन तो कॉमन ही था, क्रिश्चियन, लेकिन उसमें भी अलग अलग क्रिश्चियन डिनोमिनेशन, रिलीजन में सब पार्ट्स, अलग अलग सब पार्ट्स को बिलोंग करती थी. लेकिन राजा एक था. और इन राजाओं के बीच में हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थी, और इनकी बाउंड्रीज हमेशा चेंज होती रहती थी. तो ये पूरा एरिया जिसको हम यूरोप मानते हैं, ये पूरा एरिया जिसे हम यूरोप मानते हैं, अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड था. ये वो किंगडम्स थे जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, और इनकी बाउंड्रीज हमेशा फ्लक्चुएट होती रहती थी. तो किंगडम सबको समझ में आ गया. एक एरिया जहाँ पे एक पर्सन और एक फैमिली रूल करती है, जहाँ पे उस फैमिली का ही सारा सब कुछ पावर चलता है, उनके ऑर्डर्स वहाँ पे चलते हैं. किसी को कोई डाउट अबाउट किंगडम?
किंगडम क्या होते हैं, नहीं होनी चाहिए। 6th स्टैंडर्ड से हम इस चीजों को पढ़ रहे हैं। तो किंगडम्स डिवाइडेड थे किसमें, डचीज में और प्रोविंसेस में। अब ये डची और प्रोविंसेस क्या होते हैं, एक्चुअली मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करके बताता हूँ। सपोज ये एक ब्लू कलर का एक किंगडम है, इमेजिन कर लो ये किंगडम, इतने बड़े किंगडम को कंट्रोल करने वाला, जस्ट अ मिनट, ये एक किंग, दिस इज द किंग ऑफ द किंगडम। लेकिन इतना बड़ा देश चलाना राजा के लिए आसान नहीं रहता है। तो राजा क्या करेगा, राजा अपने देश को अलग अलग स्टेट्स में डिवाइड कर देगा, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। येलो कलर इज नॉट विजिबल, लेट मी चेंज द कलर, रेड इज ऑलरेडी देयर, आई विल यूज द ब्लैक। एक राजा अपने देश को अलग अलग पार्ट्स में बांट रहा है। तो उस राजा ने अपने देश को 4 पार्ट्स में बांट दिया, 2 3 4। अब इसके इंचार्ज कौन रहेंगे, जनरली ऐसा होता था, राजा अपने फैमिली मेंबर्स को ही यहाँ का गवर्नर बना देता। ओके, गवर्नर 1, गवर्नर 2, गवर्नर 3 एंड गवर्नर 4। अब गवर्नर कौन बनता है, सबसे पहले राजा प्रिफर करता था गवर्नर उसके फैमिली के लोग बनेंगे। मतलब कोई राजा बन गया तो राजा अपने भाई को गवर्नर बना देगा, अपने बेटे को गवर्नर बना देगा, जो राजा के ब्लड रिलेटिव्स हैं। और जनरली इस तरह के गवर्नर्स जो कि राजा के ब्लड रिलेटिव्स हैं, उन्हें कहा जाता था प्रिंस। प्रिंस, ओके। अगर राजा कोई अपने किसी ब्लड रिलेटिव को अगर गवर्नर बनाए, सो दैट गवर्नर वुड बी कॉल्ड एज प्रिंस। लेकिन जरूरी नहीं है कि राजा ने जितने पार्ट्स अपने किंगडम के बना के रखे, जितने डिवीजन अपने किंगडम्स के बना के रखे, उतने ब्लड रिलेटिव राजा के पास हो, कंपलसरी नहीं है। अब सपोज राजा के सिर्फ 2 बेटे, एक बेटा और एक भाई है, तो यहाँ पे भी उसने अपने रिलेटिव को भेज दिया और यहाँ पे भी अपने रिलेटिव को भेज दिया। अब यहाँ पे किसको भेजेगा, उसके ब्लड रिलेटिव तो खत्म हो गए, तो अपने ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड को भेजेगा जिस पे राजा को ट्रस्ट है, लेकिन वो राजा का ब्लड रिलेटिव नहीं है। तो इन्हें यहाँ पे प्रिंस कहा जाता था, इन्हें यहाँ पे कहा जाएगा ड्यूक। ड्यूक ये पोस्ट का नाम है। और जो प्रिंस के कंट्रोल में जो एरिया है, उसको या तो प्रिंसली स्टेट बोला जाएगा या फिर प्रोविंस कहा जाएगा। प्रोविंस, या तो प्रिंसली स्टेट या प्रोविंस। और जो ड्यूक है, ड्यूक और प्रिंस पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल होती है, काम इक्वल्स होता है, फंक्शंस पावर्स इक्वल होती है। लेकिन क्योंकि ये राजा के रिलेटिव्स है, इसलिए इन्हें प्रिंस कहा जा रहा है, और ये राजा के रिलेटिव्स नहीं है लेकिन ट्रस्टवर्दी है, तो इन्हें ड्यूक कहा जा रहा है। और ड्यूक के कंट्रोल में जो एरिया है उसे कहा जाएगा डची। ये डची है। यहाँ पर आई नीड टू अगेन चेंज द कलर, फंक्शनिंग, इट विल कम बैक टू माय ओरिजिनल कलर। ये जो एरिया है इसे कहा जाएगा डची। डची और प्रोविंस का मतलब, आई होप यू अंडरस्टूड नाउ द डिफरेंस बिटवीन डची एंड प्रोविंस। हम उसको अगर हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो इंडिया में हम प्राइम मिनिस्टर को एक हमारे किंग समझ लेंगे, और अलग अलग स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको प्रिंसेस, या फिर प्रिंस का प्लूरल, नॉट फीमेल वर्जन, और ड्यूक अगर रिलेटिव हो तो। इसका मतलब अगर कहीं सपोज अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, और थोड़ी देर के लिए भी इमेजिन कर लेते हैं जितने भी बीजेपी के स्टेट्स है जहाँ पे बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स है, एक ही पार्टी है, बीजेपी के सेंटर में गवर्नमेंट, बीजेपी की स्टेट में गवर्नमेंट, तो हम मान के चलते ये एक पार्टी नहीं, ये एक फैमिली है। तो यहाँ पे जितने भी बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स है, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या किसी और राज्य में कोई और हो, गुजरात के अभी जो पटेल है, मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, ये एक ही पार्टी को बिलोंग करते, तो हम इनको प्रिंस समझ लेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बीजेपी से नहीं आते, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बीजेपी से नहीं आते, दूसरे पार्टी से, पंजाब के चीफ मिनिस्टर दूसरे पार्टी से आते हैं। तो हम इनको थोड़ी देर के लिए ड्यूक समझ लेंगे, क्योंकि ये दूसरे फैमिली से आ रही है, कांग्रेस की फैमिली से या शिवसेना की फैमिली से आ रहे हैं। वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की फैमिली से आ रहे हैं, अलग फैमिली के हैं। लेकिन जो बीजेपी स्टेट वाले चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बीजेपी फैमिली से, तो हम उनको प्रिंस बोल सकते हैं और उसको ड्यूक। हालांकि हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, यहाँ पे मोनार्की नहीं है। समझने के लिए मैं एक कंपैरेटिव एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ में आ गया ड्यूक किसे कहा जाता है? ड्यूक राजा के वो
भरोसेमंद लोग होते हैं जिनको राजा एक प्रोविंस का कंट्रोल दे देता है, लेकिन जो राजा के ब्लड रिलेटिव्स नहीं होते। अब होते हैं कैंटोस। कैंटो क्या होते हैं? राजा ने तो प्रोविंस बना के दे दिया प्रिंस को, या फिर एक डची बना के दे दिया ड्यूक को, लेकिन ड्यूक अपने तरफ से भी उसके छोटे छोटे डिवीजन बनाएंगे। भाई काम करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ तो और आसानी हो, वो दिस कलर वुड बी विजिबल। चलो, हमने इसके बारे में ज़्यादा सोचे नहीं। ये एक कैंटो, ये दूसरा कैंटो, ये तीसरा कैंटो, ये चौथा कैंटो बड़ा, पांचवा कैंटो, छठा कैंटो, सातवां कैंटो, आठ नौ कैंटो। कैंटो मतलब डिस्ट्रिक्ट समझ लो। अगर ये एक स्टेट है, ये पूरा अगर ये एक स्टेट है, तो कैंटो मतलब डिस्ट्रिक्ट। और कोई दूसरा, सपोज बगल में कोई दूसरा राजा रहता है, हो सकता है यहाँ के एक या दो कैंटो जीत ले, या फिर ये पूरा का पूरा प्रोविंस ही जीत ले, फिर ये राजा वापस इसका कुछ यहाँ का एरिया जीत ले। ये फ्लक्चुएटिंग बाउंड्रीज होती रहती थी। अब यहाँ पे जो रूलर्स थे, ये रूलर्स के अपने ऑटोनॉमस किंगडम थे। जो मैंने अभी कहा, यहाँ पे ये वाला जो राजा, ये वाला एक राजा है, इसका अलग किंगडम। यहाँ पे कोई राजा होगा, उसका अलग किंगडम। यहाँ पे कोई राजा होगा, उसका अलग किंगडम। और सब अपने अपने रूल्स चलाते थे। अपनी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज थी, जिनको राजाओं ने डचीज में या प्रोविंसेस में बांट के रखा था, और वो प्रोविंसेस फर्दर डिवाइडेड थे कैंटोज में। इस स्लाइड में हमको इतना ही सीखना है। इज देयर एनी डाउट विद दिस स्लाइड? डची वर्ड का मतलब क्लियर हो गया हो, और कैंटो का भी क्लियर हो गया होगा। ये चीज में पढ़ने की जरूरत है, चाहो तो पढ़ सकते हो, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन भी से कर चुका हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड। This is again the map of Europe. This part we'll call at Eastern Europe. This we will call as Central Europe, and this may be called as. Okay, sorry. I should erase this. This is not Eastern Europe. Western, and this is Eastern Europe. दिस इज सेंट्रल एंड ईस्टर्न। इसको कॉमन मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? बिकॉज देयर इज अ रीजन फॉर दिस। बिकॉज इस स्लाइड में हम जनरली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के बारे में ज्यादा बात करेंगे। स्लाइटली डिफरेंस था वेस्टर्न यूरोप और सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। क्या डिफरेंस था? यहाँ पे अलग अलग मोनार्कीज थी। हर मोनार्की एक राजा, कई सारे राजा यहाँ पे, और हर राजा के कंट्रोल में जो प्रजा थी, जो पॉपुलेशन थी, वो डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन थी। मल्टीपल इथनिसिटी की पॉपुलेशन थी। अभी मल्टीपल इथनिसिटी क्या है देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक राजा है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं था? देखो, ये इतना बड़ा देश है। कॉमन लैंग्वेज फ्रांस, एक बड़े से सेक्शन में फ्रांस। यहाँ पे हार्डली इंग्लिश बोली जाती थी और आयरिश, रफली दो ही लैंग्वेज थी। यहाँ पे कॉमन, उससे हार्डली बहुत कम लैंग्वेजेस यहाँ पे बोली जा रही है, लेकिन यहाँ पे बंच ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती थी, बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में थे। और ये सारे इतने सारे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, लैंग्वेज के आधार पे अलग, अपने कल्चर के आधार पे अलग, अपने हैबिट्स के आधार पे अलग, इथनिसिटी के आधार पे अलग। तो यहाँ पे जो प्रजा थी, जो ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के राजाओं के कंट्रोल में थी, वो कभी भी अपने आप को एक समझ ही नहीं पाती थी। राजा कभी भी अपनी प्रजा को एक यूनिट नहीं बना पा रहे थे। ये इन राजाओं की प्रॉब्लम थी। कौन से राजाओं की? ईस्टर्न और सेंट्रल के राजाओं की, कि उनके पास जो प्रजा थी वो डाइवर्सिफाइड प्रजा थी। उनको किसी भी आधार पर एक नहीं जोड़ा जा सकता था। अगर उनमें कोई कॉमन चीज आप देखोगे तो एक ही कॉमन चीज होती थी, अपने राजा के प्रति ईमानदारी, अगर वो मेंटेन करे तो। उसके अलावा कोई समानता नहीं थी यहाँ के पॉपुलेशन में। हर तरीके से वो एक दूसरे से अलग है। मान के चलो, आप किसी इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हो, या फिर आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, इंडिया जैसे कंट्री में आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका फेलो पैसेंजर, फेलो ट्रैवलर कोई भी भाषा बोलने वाला हो सकता है,
किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, साउथ इंडिया से हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट से हो सकता है, राजस्थान से हो सकता है, कश्मीर से हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है। बस एक ट्रेन के बोगी में 50 तरह के लोग मिलेंगे आपको, जो आपस में एक दूसरे से डिफरेंट थे। बस ये यूरोप के किंगडम्स भी ऐसे ही थे, एक ट्रेन की बोगी की तरह मल्टीपल लेवल के लोग वहां पे हुआ करते थे। और उनकी डिफरेंस किस आधार आधार पर था? लैंग्वेज अलग अलग हो सकती थी उनकी, और इथनिसिटी। अब ये इथनिक ग्रुप्स क्या होते हैं? इथनिक ग्रुप मतलब सिंपल है, एक व्यक्ति उसकी सिमिलैरिटीज दूसरे कुछ लोगों के साथ होती है, तो वो इथनिसिटी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं चंद्रपुर महाराष्ट्र में रहता हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी मातृभाषा मराठी है, तो जितने भी मराठी बोलने वाले होंगे वो मेरे जैसे। लेकिन मेरे पड़ोस में कोई गुजराती रहते, तेलुगु रहते, वो एक अलग इथनिसिटी, भाषा के आधार पर, नेशनलिज्म की जैसे मैंने बात की थी। उसी तरह The kind साउथ of में जाओगे तो यस, the kind of casteism ही है ना। आप कास्ट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। एक काम करते हैं, मैं तुमको सर्च करके बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे तुमको पता चलेगा कौन कौन से नाम सामने आते हैं, कौन कौन सी इथनिसिटी आती है। ये बिंग ले रहा है, एक काम करते हैं हम गूगल में सर्च करते हैं। गूगल में प्रोवाइड बेटर आंसर। ये देखो, गूगल ने बिल्कुल स्पेसिफाई करके दे दिया। इंडिजीनियस पीपल, जो ओरिजिनली इंडिया में रहे, जिनके पूर्वज भी इंडिया में थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन या तब के लोग, द्रविडियन लोग, ये भी ओरिजिनली इंडियंस है, जनरली साउथ में देखने मिलेंगे। ब्राह्मीण भी आगे इंडिया में, ब्राह्मीण अपने आप को बाकी कास्ट के लोगों से अलग कर सकते हैं, तो हम ब्राह्मीण को भी इथनिसिटी मानेंगे। पारसीज, इंडिया में पारसीज भी है। इंडो आरियंस, अब ये इंडो आरियंस क्या थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग ओरिजिनली इंडियंस थे, जो हजारों सालों से इंडिया में रह रहे, आरियंस, जो कि ऐसा माना जाता है कि यूरोप से इंडिया में आए थे। तो जो आरियंस यूरोप से इंडिया में आए थे, तो उन्होंने इंडियन लोगों से शादी की, तो एक प्योर आरियंस थे जो आए थे। कुछ आरियंस वो थे जो इंडियन के साथ मिक्स हो गए थे, दैट इज इंडो आरियंस। द्रविडियन प्योर इंडियंस है। आरियंस प्योर का मतलब है पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये एक तरह के आरियंस जो कि जैसे आए थे वैसे थे। ये वो आरियंस जो कि इंडियन के साथ मिक्स हो गए थे। जिविश पीपल, ये भी यूरोप से इंडिया में आए थे। राजपूत राजस्थान के इंडिजीनियस लोग हैं, ये अलग इथनिसिटी है। जाट पीपल, ये भी राजस्थान के आसपास। नागा पीपल नॉर्थ ईस्ट। गोंडी पीपल, ये हमारे एरिया में मोस्टली पाए जाते हैं। इतनी सारी इथनिसिटीज है, अलग अलग बेसिस पे इंडिया में। इतनी डोगरास अगे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, बनिया यूपी एमपी में हमको ज्यादा मिलेंगे। अंडमानीज पीपल पता है तुमसे, गारो अगे नॉर्थ ईस्ट। समझ में आ रही कितनी इथनिसिटीज होती है? लोग, भारत में रहने वाले लोग अपने आप को किस आधार पे ग्रुप करते हैं, वो भारत की इथनिसिटीज होगी। So often they spoke different languages and belong to different ethnic groups. समझा इथनिसिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो यूरोप में जो राजा यहाँ पे रूल कर रहे थे, अपना शासन कर रहे थे, किंगडम्स संभाल रहे थे, उनकी प्रजा अलग अलग इथनिसिटीज को बिलोंग करती थी। और ये अलग अलग आगे चल के इन्हीं इथनिसिटीज के लोगों ने अपने लिए स्पेशल देश ड्रीम करना चालू किया और उस देश के लिए काम करना चालू किया। इसलिए इतने सारे नेशन स्टेट आगे चल के डेवलप हुए यूरोप में। इस स्लाइड समझ में आई? शैल आई मूव टू द नेक्स्ट वन? Sure sir। Yes, sir. चलो, ये एक अंपायर है। ये एक्चुअली इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा छोटा था, पर ठीक है। ये इमेज जिसने भी बनाई है कौन है? मिस्टर माइक किंग। वी शुड बी थैंकफुल टू हिम फॉर डिजाइनिंग दिस मैप। यूरोप बनने के पहले ये सबसे बड़ा एम्पायर था यूरोप का, सिंगल एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर। कहाँ मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में ये पार्ट? यहाँ पे मिलेगा। देखो, अब ये वाला पेज पढ़ रहे हैं, सॉरी ये वाला पेज हम पढ़ रहे हैं, दिस पार्ट। ओके, आज हमारा टारगेट है कि हम ये इसको पूरा कर लें। इतना पूरा कर लें, हो सके तो हम एरिस्टोक्रेसी के बारे में भी देखेंगे। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8। ये है पूरा का पूरा हैब्सबर्ग एम्पायर। जब यूरोप में अलग अलग डायनेस्टीज नहीं थी, तब एक ही सबसे बड़ा एम्पायर था। जनरली माना जाता है जब रोमन एम्पायर खत्म हुआ
Generally it is Roman Empire. It is not showing. Generally 445 to 450 somewhere around AD रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ और उसके बाद इंग्लैंड से भी कंट्रोल हट गया और धीरे धीरे अलग अलग देश डेवलप होने शुरू हुए। बहुत सारे देश ट्राइब्स डेवलप हुए, आदिवासी जो ट्राइबल जिनको बोलते हैं, ऐसे ट्राइब्स डेवलप हुए। वो ट्राइब्स आपस में लड़े, कुछ ट्राइब्स इतने ताकतवर थे कि दूसरों पे ज्यादा कंट्रोल करते चले गए और अपना एम्पायर बन गए। और ऐसा यूरोप में हम मान सकते हैं मॉडर्न पीरियड में। मॉडर्न पीरियड मतलब हम जनरली मिडिल पीरियड, ये जनरली मिडिल पीरियड मानते हैं। 500 AD से 1500 AD ये मिडिल पीरियड। तो मिडिल पीरियड में जनरली ये सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है। देखो जर्मनी यहाँ पे, ये पूरा यूरोप नहीं है, जर्मनी ऊपर है, यहाँ कहीं तो भी फ्रांस होगा, इसमें इतने एरिया में कहीं फ्रांस है। तो एक अच्छे खासे बड़े एरिया में ये हैब्सबर्ग एम्पायर आ चुका था। अर्ली लार्ज एम्पायर्स में से एक है हैब्सबर्ग एम्पायर। और ये हैब्सबर्ग एम्पायर भी एक पैचवर्क था। पैचवर्क सबको पता है क्या होता है? अगर आपके पास एक कपड़ा है लेकिन एक बड़ा कपड़ा नहीं, आपने छोटे छोटे अलग अलग तरह के कपड़ों को जोड़ के एक बड़ा कपड़ा बनाते हैं, तो वो पैचवर्क है। तो हैब्सबर्ग एम्पायर वाज आल्सो अ पैचवर्क। और काम करता था ऑस्ट्रिया हंगेरी। आगे चल के मैं तुमको ये एरिया भी मैप में, पूरे यूरोप के बड़े मैप में दिखाऊंगा, या फिर अभी दिखा देता हूँ। ये पूरा यूरोप हमारे सामने है। अब इसमें ऑस्ट्रिया हंगेरी कहाँ है? ये वाला इतना, कहीं तो भी इतना एरिया है रफली, इसको ऑस्ट्रिया हंगेरी एरिया समझो। इतने एरिया में हैब्सबर्ग एम्पायर था रफली। समझ में आया? पूरे यूरोप में अगर देखा जाए ना तो हैब्सबर्ग एम्पायर कितने एरिया में रूल करा? रफली इतने। अब इसी को हम जूम करते हैं तो हमको ये मैप देखने मिल रहा है। ऑस्ट्रिया यहाँ पे था, जर्मनी थोड़ा सा ऊपर आ गया है। अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर में पैचेस मतलब अलग अलग इतनी सिटीज के लोग। कौन कौन सी इतनी सिटीज थी? एरिया भी देख लो उसका। ऑस्ट्रिया, इतने एरिया में ऑस्ट्रिया है। ये एक पैच है, अलग भाषा चलती है यहाँ पे, कल्चर स्लाइटली अलग है। हंगेरी, ये हंगेरी एक अलग पैच वर्क, ऑस्ट्रियन से डिफरेंस है हंगेरियंस। कार्नियोला, अगर इस एरिया के लैंग्वेज स्लाइटली डिफरेंस। रिलीजियस, कंजर्वेटिव, लिबरल्स, क्रिश्चियन ही देखा, थोड़ा सा डिफरेंसेस। बोहेमिया, ये एरिया बोहेमिया है। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ नहीं, मैंने पता करके गूगल सर्च करके पैचेस यहाँ पे बनाए। स्लोवाकिया, गैलिशिया के लिए कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे गैलिशिया दिया हुआ है, तो मैंने इसका लिए हाईलाइट नहीं किया उसे। ट्रांसिल्वेनिया, ये एरिया है, ट्रांसिल्वेनिया एरिया। ये सब पैचेस है हैब्सबर्ग एम्पायर के। इतने पैचेस का मतलब है ये सारे एरिया में रहने वाले लोग एक दूसरे से अलग थे। यहाँ पे और एक एरिया बचा हुआ है, बेनेट। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ मैं तुमको, ये सारे पैचेस हैं हैब्सबर्ग एम्पायर के, इतने सारे पैचेस। ये नाम टेक्स्ट बुक में सारे नाम नहीं है, ये कौन कौन से नाम है वो आने वाले स्लाइड में आएंगे। समझा पैचवर्क क्या होता है? हैब्सबर्ग एम्पायर, हाउ द हैब्सबर्ग एम्पायर वाज अ वर्क ऑफ अ पैचवर्क। अब टेक्स्ट बुक में ये वाले टर्म्स है जो यहाँ पे आने वाले हैं। एल्पाइन रीजन, यहाँ पे थोड़ा ज्योग्राफी आ जाएगी। एल्पाइन रीजन कौन से? एक तरह के ट्रीज होते हैं एल्पाइन ट्रीज, मतलब हम रफली बोलेंगे कोल्ड एरियाज। ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, कहीं तो भी इतने एरिया में कहीं तो भी सुडेटनलैंड आएगा। नहीं सॉरी सुडेटनलैंड यहाँ कहीं, इतने यहाँ कहीं तो भी आएगा सुडेटनलैंड। बोहेमिया ऑलरेडी इसके पास ही है। लोम्बार्डी, वेनेशिया, ये यहाँ पे आएगा। लोम्बार्डी इतने एरिया में, वेनेशिया इतने एरिया में। ये इटली के पार्ट है, प्रेजेंटली आज के डेट में ये इटली के पार्ट है। हंगेरी बताइए ऑलरेडी आ चुका है। गैलिशिया भी हम यहाँ देख चुके हैं। ये सब पार्ट है हमारे हैब्सबर्ग थे, सॉरी ये सब पार्ट थे हैब्सबर्ग एम्पायर के। आगे चल के इसी हैब्सबर्ग एम्पायर के टूटने के बाद बहुत सारे नेशन स्टेट यूरोप में डेवलप हुए। अब बोहेमिया में, ये वाले एरिया में जनरली कौन सी भाषा बोली जाती थी? प्रीडोमिनेटली जर्मन, मोस्टली जर्मन। और आगे दिख रहा है एक जर्मनी देश है यहाँ पे। लोम्बार्डी, वेनेशिया, मैंने कहा कि वो इटली का पार्ट है। लोम्बार्डी,
वेनेशिया अगर इटली का पार्ट है तो भाषा भी कौन सी बोली जाएगी? इटालियन बोली जाएगी यहाँ पे। हाफ ऑफ द हंगेरी रफली जर्मन, रिमेनिंग हाफ स्पोक Magyar लैंग्वेज। बाकी हाफ, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द हंगेरी जर्मन बोलता था, हाफ ऑफ द हंगेरी magyar लैंग्वेज बोलता था। उसके अलग अलग डायलेक्ट्स, डायलेक्ट को तो मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये गैलिशिया, यहाँ के लोग आपस अक्सर पोलिश बोलते थे। पोलिश मतलब कि जैसे आज हमारे इंडिया में देख लो कई सारी भाषा है, लेकिन कई बार हम ऐसा देखते हैं कि जो हाई सोसाइटी के लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, ऑफन वो इंग्लिश बोलना प्रेफर करते हैं। चाहे बिजनेस वाले लोग हो या हाई पॉलिटिकल क्लास के लोग हो या हाईली एजुकेटेड फैमिलीज हो, जब उनके फंक्शंस होते हैं तो ऑफन वो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। उसी तरह गैलिशिया के लोग पोलिश लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करते थे। सबसे बड़ी लैंग्वेज है पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर में, कई लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लेकिन अगर हम डोमिनेंट लैंग्वेजेस की बात करेंगे तो जर्मन, इटालियन और मगेरी, तीन बड़ी लैंग्वेजेस थी यहाँ पे। अभी हम ज्योग्राफिकल पार्ट ही देख रहे हैं। ओके, हमारा आधा पीरियड हो चुका है। अभी तीन बड़ी बड़ी लैंग्वेजेस कौन सी? जर्मन, इटालियन एंड मगर। इसके अलावा कुछ और छोटे मोटे कुछ और लोग भी थे यहाँ पे, जनरली पीजेंट्स, जो कि कुछ और लैंग्वेजेस बोलते थे। बोहेमियन कहाँ रहते थे? ये भी इतना ज़्यादा डिटेल स्ट्रेस मतलब इन सारी चीज़ों को लर्न करने का। एमसीक्यूज में हो सकता है एक या दो एमसीक्यूज आए, और वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहने वाले, इतने डिटेल रहने वाले नहीं है। टेक्स्ट बुक में दिया है तो हम पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन उसको स्लोवेन ये अलग लैंग्वेज है, यहाँ पे बोले जाते थे। बोहेमियन एक अलग लैंग्वेज थी। कुछ यहाँ पे रूमन्स तरह के लोग रहते थे, और इसी चीज़ों की वजह से ये डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, और इसी वजह से एक हैब्सबर्ग एम्पायर, एक यूनाइटेड एम्पायर लंबे समय तक नहीं रह पाया, बिकॉज यूरोप के लोगों में पहले से ही वो चाहत थी हम हमारी तरह के लोगों के साथ रहेंगे, हम दूसरों के साथ नहीं रहना चाहते, हमको अपनों के साथ रहना है जो हमारी तरह के लोग हैं। इसी फीलिंग ने आगे चल के नेशन स्टेट के आइडिया को डेवलप किया। मैंने इससे पहले भी कहा कि ये सारे लोगों में अगर कोई सिमिलैरिटी थी, अगर थी, तो एक ही हो सकती थी कि वो अपने राजा के प्रति, अपने किंग के प्रति ईमानदार रहे। अगर वो अपने राजा के प्रति ईमानदार रहे तो वो इकलौती कॉमन फीलिंग हो सकता है इन लोगों में आ जाए, अदरवाइज इनमें यूनाइट करने वाली कोई चीज़ नहीं थी। तो ये अलग अलग ही होना था, ज़बरदस्ती लोगों को बांध के रखा जा रहा था, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये वाली स्लाइड खत्म हो रही है। तो कितना एरिया खत्म हो रहा है मैं तुमको बताता हूँ टेक्स्ट बुक में। अभी हमने यहाँ तक का एरिया कवर कर लिया है। दिस पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक इज डन। अब हम एरिस्टोक्रेसी पे आएंगे। ओके, तो दिस इज अवर नेक्स्ट सेक्शन। क्या है एरिस्टोक्रेसी? क्या होती है एरिस्टोक्रेसी? अरे मिडिल क्लास क्या है, और कब डेवलप हुआ, क्यों डेवलप हुआ मिडिल क्लास? दैट विल सी हार्डली 2 पैराग्राफ्स आर देयर इन दिस सेक्शन, एंड आफ्टर दिस वी विल एंड आवर टुडेस क्लास। ये हम कल देखेंगे लिबरलिज्म, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। अभी एरिस्टोक्रेसी होती क्या है, ये इसकी डेफिनेशन, वी कैन कंसीडर इट अ डेफिनेशन ऑफ एरिस्टोक्रेसी। The highest class in certain societies, typically comprising people of noble birth. जनरली राजा, शाही फैमिलीज, जिसको शॉर्ट में जिसको बोलेंगे शाही फैमिलीज, रिच पीपल बिलोंगिंग टू द रूलर क्लास, राजा के रिलेटिव्स, राजा के फ्रेंड्स, जिनके राजा के साथ टर्म्स बहुत अच्छे हैं, जिनको राजा ने प्रमोट किया है, अपने नज़दीक रखा है उनकी काबिलियत की वजह से। सो हाई क्लास, अपर क्लास ऑफ सोसाइटी। आज हमारे इसमें समाज में अपर क्लास का मतलब होता है पॉलिटिशियंस, अमीर लोग, मूवी में काम करने वाले, स्पोर्ट्स पर्सन, इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े ट्रेडर्स, मतलब जो किसी भी तरीके से जिन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, आज हम उनको अपर क्लास बोलते हैं।
आप भी अगर एक व्यक्ति गरीब है, अगर मेरे पापा गरीब थे, तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि मैं भी अपर क्लास बन जाऊं अपने दम पे ज्यादा पैसे कमा के। और अगर मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए अपर क्लास, अगर मेरा बेटा बेटी वो गरीब रह गए, तो वो अपर क्लास से बाहर आ जाएंगे। आज हमारे बर्थ पे हमारा अपर क्लास डिपेंड नहीं करता, उस समय मोस्टली बर्थ पे रहता था, मोस्टली 100% नहीं। राजा राजा अक्सर लोगों को प्रमोट करते थे जिनमें उनको काबिलियत दिखती थी, लेकिन मोस्टली ये होते थे हेरिडिटरी। मेरे पापा अगर एरिस्टोक्रेसी का पार्ट बन गया, तो मैं भी एरिस्टोक्रेसी का पार्ट रहूंगा। और हम जनरली समाज के अमीर बड़े पावरफुल लोग हुआ करते थे, शाही लोग। अब ये लोगों के बारे में कुछ फीचर्स देखते हैं, एरिस्टोक्रेसी के बारे में कुछ कॉमन चीजें। सोशली एंड पॉलिटिकली दे वर द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी द डोमिनेंट क्लास। मतलब इनके पास, पहली बात, ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, इनके पास जमीनें हुआ करती थी, बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, और इनके पास दोनों तरह की पावर होती थी, पॉलिटिकल भी और सोशल भी। मतलब ये लोग सोसाइटी में जो चाहे वो कर सकते थे। लोग इनको कॉपी करते थे, जैसे आज हमारे मूवी स्टार्स को कॉपी करते हैं, जैसे हेयर स्टाइल मूवी एक्टर्स ने कर ली, हम भी वैसे करते हैं। जैसे कपड़े हमारे एक्टर्स पहनते हैं, हम भी वैसे कपड़े पहनने के उसको फैशन बना लेते हैं। सोशली काफी इम्पैक्ट था उनका। अब वो लोग कुछ बड़ा कर, इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स एडवर्टीजमेंट में कॉमन लोगों को नहीं लेते, बड़े बड़े मूवी स्टार्स को लेते, बिकॉज हम उनको फॉलो करते हैं, उनका सोशल इम्पैक्ट ज्यादा है। तो इन लोगों का भी सोशल इम्पैक्ट बहुत था। अब पॉलिटिकल पावर भी इन्हीं के हाथ में थी, एरिस्टोक्रेसी के हाथ में। क्या करेंगे? The members of this class were united by common way of life that cut across regional variation. एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे फ्रांस है, यहाँ पे कोई दूसरा देश है, या फिर तीसरा देश है, या चौथा देश है, ये पांचवा देश है, हर देश की अपनी एरिस्टोक्रेसी रहेगी। हर देश का ऑफकोर्स राजा है, वहाँ के प्रिंसेस है, वहाँ के ड्यूक्स है, वहाँ की डचेस है, ये सब एरिस्टोक्रेसी का पार्ट रहेगी। और ये भली अलग अलग देशों को बिलोंग करे एरिस्टोक्रेसी, लेकिन इनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल एक जैसी रहती थी, कॉमन वे ऑफ लाइफ। अच्छे कपड़े पहनते थे, टेबल पे बैठ के खाना खाते थे। फ्रेंच लैंग्वेज, भले ये फ्रांस नहीं भी हो, लेकिन अपर क्लास में ये फ्रेंच लैंग्वेज बोलना प्रेफर करते थे, जैसे हम लोग इंग्लिश प्रेफर करते हैं। तो इनकी लाइफस्टाइल एक जैसी थी, भले ही ये अलग अलग देशों को बिलोंग करें, बट इनकी लाइफस्टाइल ऑलमोस्ट सिमिलर ही हुआ करती थी। ऐशो आराम की लाइफस्टाइल थी। खाने पीने के तरीके, डेड बॉडीज को डिस्पोज करने के तरीके, बर्थ को सेलिब्रेट करने के तरीके, मैरिजेस के तरीके, ये सब लोग इनके ऑलमोस्ट कॉमन हुआ करते थे, बिकॉज ये अपने आप को समाज में अपर मानते थे। और सपोज अगर कोई फ्रांस की एरिस्टोक्रेसी है और एक किसी जर्मनी की एरिस्टोक्रेसी है, ये फ्रांस का एरिस्टोक्रेटिक फैमिली अपने आप को जर्मन एरिस्टोक्रेसी फैमिली से ज्यादा कनेक्ट कर पाएगी, ना कि अपने ही देश के गरीब से। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ये भी व्यक्ति फ्रेंच बोलता है, और एक आम फ्रांस रहने वाला आम किसान भी फ्रेंच बोलता है, लेकिन एरिस्टोक्रेटिक फ्रेंच पर्सन एक फ्रेंच फार्मर से ज्यादा कनेक्ट नहीं करेगा, वो जर्मन एरिस्टोक्रेट से ज्यादा इजीली कनेक्ट करेगा, बिकॉज उनका एक क्लास ही अलग था। ये लोग ऐसा मानते थे। आपको सी अमीर थे, इनके गांव में बड़ी बड़ी स्टेट्स, बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स इनके पास थे, और शहरों में भी बड़े बड़े कोठियाँ थे, बड़े बड़े पैलेसेस इन लोगों के पास हुआ करते थे। ऑफकोर्स वो अमीर रॉयल फैमिलीज के लोग थे। उसके अलावा ये फ्रेंच बोलते थे। फ्रांस को माना गया था एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज मान लिया गया था। तो कोई ऑस्ट्रियन हो, जर्मन हो, पोर्तुगीज हो, स्पेनिश हो, पर वो जनरली हाई क्लास में फ्रेंच बोलना प्रेफर करते थे। फ्रेंच लैंग्वेज को एक स्टेटस आ गया था, ये अमीरों की लैंग्वेज बन गई थी। फ्रांस पूरे यूरोप में अमीरों की लैंग्वेज बन गई थी। जैसे आज इंग्लिश चलती है ना, अगर भारत के प्रधानमंत्री मान के चलो कनाडा के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से बात करेंगे, ये अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करेंगे। खैर अफगानिस्तान का तो अभी छोड़ दो, अलग केस है। जब नॉर्मल सिचुएशन थी तब जनरली इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये कॉमन लैंग्वेज है। उसी तरह फ्रांस का कंडीशन थी उस समय, और इनके बीच में हमेशा मैट्रिमोनियल रिलेशन हुआ करते थे। व्हाट इज मैट्रिमोनियल? मैरिज रिलेशन। मतलब अगर मैं कहीं का एरिस्टोक्रेट हूँ, फ्रांस का एरिस्टोक्रेटिक फैमिली को बिलोंग करता हूँ, मुझे अपने बेटे या बेटी की शादी करवानी है, मैं अपने ही देश के किसी गरीब से नहीं करवाऊंगा, मैं दूसरे देश के राजा के प्रिंस या प्रिंसेस से अपने बेटे बेटी की शादी करवाऊंगा। मैरिज रिलेशन हुआ करते थे इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में। So this powerful aristocracy, it was very powerful but very small in numbers. पावर के मामले में ये बहुत स्ट्रांग थे। पूरे यूरोप को कंट्रोल करती थी एरिस्टोक्रेसी,
लेकिन नंबर के मामले में बहुत कम, हार्डली 10% के आसपास ही इनकी पॉपुलेशन थी, लेकिन कंट्रोल तो पूरे यूरोप करते थे। तो समझ में आ गया हिस्ट्री के बारे में मेजर पॉइंट्स। और उसी तरह पूरे यूरोप की मेजॉरिटी पॉपुलेशन गरीब थी, पीजेंट्री थी, फार्मिंग करती थी, और एरिस्टोक्रेसी रूल करती थी, लेकिन नंबर में स्मॉल थी। अब कुछ और पॉइंट्स हम देख लेते हैं वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप और सेंट्रल यूरोप के बारे में। ये बैकग्राउंड समझो, ये बैकग्राउंड हमको आगे काम आने वाला है, आगे की चीजों को समझने के लिए। क्या दिया? टू द वेस्ट, ये वाला, टू द वेस्ट बल्क ऑफ द लैंड वाज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। मतलब ये जो वेस्टर्न यूरोप है, यहाँ पे जो फार्मिंग होती थी, छोटे छोटे किसान यहाँ पे थे, छोटे छोटे किसान, 10 एकड़, 20 एकड़, 15 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, उस तरह के किसान थे। और दूसरे थे टेनेंट्स, मतलब एक किसान अपने खेत पे भी काम कर रहा है, दूसरा किसान अगर अपने खेत पे काम नहीं कर पा रहा किसी कारण से, ये उसका खेत भी किराए से ले लेगा और उसके खेत पे काम करेगा। तो मतलब यहाँ पे मोस्टली छोटे किसान थे जो अपनी लैंड को ओन करते थे, लैंड ओनर्स थे, अब कुछ छोटे लैंड ओनर्स थे। लेकिन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ऐसा नहीं था। यहाँ पे लैंड वॉज मोस्टली ओन्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स और एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज, जो मैंने इससे कहा, इससे पहले बताया। और यहाँ पे किसानी कौन करते थे? लैंडलेस फार्मर्स। लैंडलेस फार्मर्स, यहाँ पे लैंडलेस फार्मर्स काम नहीं कर रहे, यहाँ पे owners of the farmland, they are cultivating their own lands. Of course, the size of the land holding was comparatively very small, and here the size of the land holding was in hundreds of hectares. लेकिन ओनर कौन था? एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ओनर थी, या तो चर्च ओनर्स थे इसके। और काम करने वाले किसान, दे वेर द लैंडलेस फार्मर्स, जिन्हें जनरली सर्फ सर्फ भी कहा जाता है, वो थे यहाँ पे। सर्फडम यहाँ पे ज्यादा था, कहाँ पे? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में। सी टू द ईस्ट एंड द सेंट्रल यूरोप, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट स्टेट, बड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थे जिस पे काम करते थे लैंडलेस फार्मर्स, या फिर हम उनको बोलेंगे सर्फ्स। ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर पैटर्न को याद रखो। ईस्ट में और सेंट्रल में फार्मिंग लैंड कैसी होती थी? लैंडलेस फार्मर्स, विच आर इन यूरोप एट दैट टाइम कॉल्ड एज सर्व्स। सर्वडम चलता था, छोटे छोटे लैंड, मतलब बिल्कुल लैंडलेस फार्मर्स बड़ी बड़ी लैंड्स पे काम करते थे, और जिसके मालक कोई और हुआ करते थे। और ईस्ट में छोटे छोटे किसान थे जो अपने लैंड्स के मालक थे। ये छोटा सा डिफरेंस है, समझ लो, लेकिन यही डिफरेंस बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, पूरे रिवोल्यूशन लाने वाला है, यही डिफरेंस। तो ज्यादातर रिवोल्यूशंस यहाँ पे आई, यहाँ पे रिवोल्यूशंस काफी लेट पहुंची, पहले वेस्ट में ज्यादा रिवोल्यूशंस आई, और सेंटर और ईस्ट में रिवोल्यूशन काफी लेट आई। ऐसे कैसे हुआ? So we have 10 to 15 minutes more. Hope so we'll finish this. So in the western part of Europe, growth of industries led to the emergence of what? New middle classes, new classes. इंडस्ट्री की ग्रोथ ये वाले एरिया में, रफली हम बोलेंगे इस एरिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पहले आई। क्यों? और आने की वजह से क्या हुआ? वहां पे नए नए शहरों का, टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ, और कमर्शियल क्लासेस भी एग्जिस्टेंस में आ गई। ऐसा कहा जाता है, जनरली रफली ये सब मानते हैं 1750 till 1850, this is roughly considered as the period of industrialization. I'll write it here, 1750 to 1850, पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। ये 100 साल में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आई, और मोस्टली कहाँ पे आई? वेस्टर्न यूरोप में आई। कुछ साइंटिस्ट, स्मार्ट ब्रिलियंट पीपल, जिनका ब्रेन बहुत एक्टिव था, उन्होंने नई नई काम करने के लिए नई नई मशीनें डेवलप कर दी। उस मशीनों से काम होने लगा, तो बहुत सारे लोग जो फार्मिंग में थे, फार्मिंग में उनको लगा कि ठीक ठाक पैसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा एक्सेस पैसा था उनके पास, तो उन्होंने मशीनें खरीद ली, मशीनों से प्रोडक्शन करना चालू कर दिया। तो इस तरह उनको लेबर चाहिए हो गए। तो जिस खेत में, सपोज कोई एक इतना सा खेत है, इसमें 10 लोग काम कर रहे हैं, तो फैमिली ने सोचा कि फैक्ट्री खुली है, तो फैमिली के 5 लोग फैक्ट्री में काम करेंगे और बाकी 5 लोग एग्रीकल्चर करेंगे। तो एग्रीकल्चर भी चल रहा है, जो नई फैक्ट्री थी वहाँ लेबर भी आ गया। अब आसपास के गांव से लेबर आने लगे जहाँ फैक्ट्री थी, तो एक टाउन डेवलप हुए, और फैक्ट्रीज में काम होने लगा, प्रोडक्शन होने लगा।
तो फिर एक नए व्यापारी कमर्शियल क्लास डेवलप हो गया, जिनके पास बिजनेस की वजह से पैसा आ गया था, जो दूसरे के लाइफ को आसान बना रहे थे अपने प्रोडक्ट के द्वारा। तो ये अमीर लोग उनके फैक्ट्रीज में काम करने वाले लेबरर्स, एग्रीकल्चर जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। अरे लेबर कहाँ से आए? जहाँ एग्रीकल्चर में 5 लोग चाहिए तो वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा 5 लोग काम कर रहे हैं। ये अगर एक्स्ट्रा 5 लोग एग्रीकल्चर से निकल जाए तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला। लेकिन जो निकले हुए 5 लोग जो इंडस्ट्री में जाएंगे, परिवार के लिए एक्स्ट्रा सैलरी कमा के लाएंगे। तो एक नया सोशल स्ट्रक्चर बन रहा है कहाँ पे? वेस्टर्न यूरोप में। तो इससे कमर्शियल क्लासेस भी आ गए, मार्केट्स आ गए, व्यापारी आ गए, और इसमें वर्किंग क्लास, ये वर्किंग क्लास नई पॉपुलेशन, और इसमें मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स लाइक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, टीचर्स। इस तरह के प्रोफेशनल्स भी ओवर द प्रोडक्ट टाइम डेवलप हुए। ये हमने लास्ट ईयर में देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, राइज ऑफ मिडिल क्लास। ये सब कहाँ हो रहा है? लेकिन ये हो रहा है वेस्टर्न यूरोप में सबसे पहले हुआ है, बिकॉज यहाँ पे लिटरेसी थोड़ी बेहतर थी। यहाँ तक समझ में आया? ये देखो 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ इंग्लैंड में। बाय डॉन ऑफ 19th सेंचुरी, मतलब 1800 में कहीं तो भी इतने एरिया में स्टार्ट हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगैन इन इंग्लैंड इन सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, सेम सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750s के आसपास इंग्लैंड में सबसे पहले रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे फैलता चला गया। बट इन फ्रांस एंड द पार्ट्स ऑफ जर्मन स्टेट इट अकर्ड ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। फ्रांस में आते आते उसको 1800 लग गया, जर्मनी में भी थोड़ा उसी पीरियड में आया है, लेकिन यहाँ पे काफी लेट पहुंचा। रशिया में तो 1970s में रशियन रेवोल्यूशन थे, लास्ट टाइम ने पढ़े। यहाँ पे 20th सेंचुरी आ गई रशिया में रेवोल्यूशन आते आते, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आते आते। सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप, these groups were smaller in number। अब कौन से ग्रुप? ये कमर्शियल क्लासेस, वर्किंग क्लासेस। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में ये बहुत लेट आया। क्यों लेट आया? वजह, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर प्रॉपर्टी ओनर्स एरिस्टोक्रेसी के लोग थे, लैंडलेस फार्मर्स थे। तो यहाँ के लोग भी इंडस्ट्री में जॉब करने जाएंगे। कब जाएंगे? जब उनकी एरिया में इंडस्ट्री आएगी तब। इनकी एरिया में इंडस्ट्री यहाँ के लोगों ने, अमीर लोगों ने लाया ही नहीं। और लैंडलेस फार्मर्स वो इलिटरेट थे। आज के जैसा सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स अवेलेबल नहीं थे। जो यहाँ पे होने वाले जो इंडस्ट्रियल चेंजेस थे वो ज़्यादा इन लोगों को पता चले यहाँ पे जाए, यहाँ पे नहीं जा पाए। उनको आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे जॉब मिल सकती फैक्ट्रीज में, तो वो अपने ही एरिया में रहे। और इनके एरियाज में फैक्ट्रीज नहीं आई, बिकॉज यहाँ पे जो लोग रूल कर रहे थे, अमीर थे, उनको पता था कि फैक्ट्री लाना मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ काफ़ी लेट आई, लेकिन आई ज़रूर, लेट ही क्यों ना हो, पर आई ज़रूर। Now it was among the educated liberal middle classes of the following day। इसीलिए ये बाकी के जो नई मिडिल क्लासेस आई उन्हीं को चाहिए थी नेशनल यूनिटी, और उन्हीं को चाहिए था अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज, जो कि हम लास्ट ईयर 9th में देखा। अब पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इंडस्ट्री ओनर्स, इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया व्यापार करके। यूरोप के बाहर तक ये लोग व्यापार करने लगे, लेकिन पावर्स तो पूरी एरिस्टोक्रेसी के पास थी। और इन लोगों को लगने लगा पावर्स तो हमको भी मिलनी चाहिए, हम लोग भी स्मार्ट है, हमने भी बहुत पैसा कमा लिया, तो हमारे पास पावर क्यों नहीं आती। तो इन लोगों ने ये सारी रेवोल्यूशन वाले आइडियाज को आगे डेवलप करना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारा आज का दोनों पॉइंट्स खत्म होते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पीरियड में हमें देखना है लिबरलिज्म। ठीक है, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद हम हमारी की बातें करेंगे। कुछ डाउट्स होगा तो पूछ सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ बस।